हेलो एवरीवन, आई होप कि मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। और पॉलिटिकल साइंस का सेशन हो चुका है शुरू। तीसरे चैप्टर तक हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, इससे पहले जो हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था उसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, क्या क्या था उसके अंदर। तो तीसरे चैप्टर में हमने बात की थी कि सबसे पहले तो नियोजन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत किस प्रकार से खराब थी। ठीक है, क्यों खराब थी कि भाई कृषि की हालत खराब, उद्योगों की हालत खराब, आधारिक संरचना का अभाव था, देश में गरीबी थी। फिर हमने देखा कि भाई अब विकास करना था, तो विकास करने के दो तरीके थे। कौन कौन से? या तो सब कुछ प्राइवेट करके पूंजीवादी बन जाओ, या सब कुछ सरकारी करके सार्वजनिक बन जाओ, या फिर समाजवादी बन जाओ। ठीक है, हमने कहा हम दोनों ही नहीं बनेंगे, हम मिश्रित रहेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, बड़े उद्योगों को कर दिया सरकारी, छोटे उद्योगों को कर दिया प्राइवेट। ठीक है, इस तरीके से आगे चलकर हमने बनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसमें एक चीज को और शामिल किया जो था नियोजन। ये याद रखो मेरे साथ, इसीलिए बता रहा हूं। नियोजन के अंदर क्या था कि भाई अपने संसाधनों को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए योजना बनाना। ये था हमारा क्या, नियोजन। इसके बाद फिर हमने क्या किया, नियोजन के बनाने के लिए हमने बनाया योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या करेगा, नियोजन करेगा। अगर 5 साल के लिए करेगा पंचवर्षीय योजना, 2 साल के लिए करेगा 2 वर्षीय योजना, 1 साल के लिए करेगा 1 वर्षीय योजना। सिंपल। ठीक है, नोट्स जो है वो आज अपडेट हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग गया है अपडेट होने में। ठीक है, आज सब पक्का अपडेट हो जाएंगे, कल आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ऐप में नोट्स क्यों नहीं मिले। ठीक है, तो 5 साल के लिए करेगा पंचवर्षीय, 2 साल के लिए 2 वर्षीय, 1 साल के लिए 1 वर्षीय। उसने बनाई पहली पंचवर्षीय योजना, 1951 से 56 तक चली, कृषि पर ध्यान दिया। ठीक है, फिर बनाई, कृषि पर ध्यान दिया तो उद्योग पिछड़ गए, तो दूसरी बनाई 1956 से 61, कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें उद्योगों पर ध्यान दिया तो कृषि की हालत खराब। अब कृषि की हालत खराब हुई तो खाद्यान्न नहीं है, उधर अमेरिका हमारे को क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। तो हम क्या लेकर आए, हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था कि भाई हमारे देश के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था। किस वजह से बढ़ा था, क्योंकि हमने किसानों को सहायता दी थी, अच्छे उर्वरक दिए थे, अच्छे बीज दिए थे। ये पूरा याद रखना है। प्रभाव जो थे वो याद रखोगे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। उसके बाद 2 समस्याएं आई थी, पहला कौन सा, निजी उद्योग वर्सेस निजी वर्सेस सार्वजनिक उद्योग, और दूसरा कौन सा था, कृषि बनाम उद्योग। याद है ना ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि योजना आयोग को नीति आयोग क्यों बनाया, तो क्योंकि योजना आयोग में कुछ समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी कि उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, और दूसरी समस्या संसाधन आवंटन की होती थी, इसीलिए हमने उसे बना दिया नीति आयोग। नीति आयोग कब, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया कि राज्यों के लिए बनाई संचालन परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के कौन, उपराज्यपाल उसके अंदर हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो संसाधन आवंटन की समस्या थी तो उसके लिए हमने बोला कि भाई ये संभाल लेगा कौन, वित्त मंत्रालय, यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो इस तरीके से दोनों समस्या का हो गया समाधान। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि है भारत के विदेशी संबंध। कौन सा, किसके, तो भारत के विदेशी संबंध, यानी हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो विदेशी संबंध से पहले ये समझो कि विदेश नीति क्या होता है, या विदेश नीति किसे कहते हैं। तो एक देश की विदेश नीति क्या होती है, साधारण सा है बिल्कुल। देखो एक बार थोड़ा सा सोच के देखो और इसी तरीके से याद रखना। अब जैसे तुम हो, तुम्हारे 4-5 दोस्त होंगे। अच्छा, कुछ होते हैं बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, कुछ होते हैं फ्रेंड, कुछ होते हैं कैजुअल फ्रेंड, कि बस चल हाँ हेलो हाय कर लिया, बात खत्म। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता है उससे जो जो चीजें तुम शेयर करते हो, क्या वो तुम अपने कैजुअल फ्रेंड से भी करते हो? नहीं करते, पर जान पहचान सबसे होती है ना। तो सेम ऐसा ही होता है एक देश के साथ। कुछ देश होते हैं जो ज्यादा करीब होते हैं, कुछ देश होते हैं जिनसे सिर्फ जान पहचान होती है। तो एक देश कैसे दूसरे देशों से क्या करता है, संबंध बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंध बनाता है, और जैसे वो संबंध बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस देश की विदेश नीति। ठीक है, जैसे भारत को देखो, चीन से अलग तरीके के संबंध है, अमेरिका से अलग है, और पाकिस्तान से अलग है। तो वही हमें पढ़ना है इसमें कि भारत के किस देश के साथ कैसे संबंध है, और चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है ये तुम्हें याद रहेगा, तो तुम चैप्टर आराम से याद रख पाओगे, तुम्हें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, ना है और ना होगी। ठीक है गौरव, इसके बाद देखो
तो विदेश नीति का मतलब हो गया कि भाई एक देश अन्य देश से किस प्रकार के संबंध बनाता है। भारत ने भी बाकी सभी देशों से संबंध बनाने के लिए एक नीति बनाई और इसे ही क्या कहते हैं, विदेश नीति। अच्छा, विदेश नीति मुख्य रूप से किसके अंडर आती है, प्रधानमंत्री के। किसके, प्रधानमंत्री के। किसके अंडर आती है, प्रधानमंत्री, यानी मेनली प्रधानमंत्री के ऊपर होता है कि किस देश से किस प्रकार के संबंध रखने हैं। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू। तो कहानी कहां से शुरू होगी, नेहरू से, कि भाई नेहरू के दौर में, इसीलिए शुरुआत में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेहरू की विदेश नीति के बारे में। ठीक है, हमारी जो विदेश नीति है ना, इसके दो तत्व है, यानी इसके दो हिस्से हैं। यानी जब भी हम किसी देश से क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। संप्रभुता समझते हो, संप्रभुता का मतलब कि अपने फैसले खुद लेने की ताकत, स्वयं का प्रभु होना। संप्रभु का मतलब साधारण भाषा में तुम समझ सकते हो कि स्वयं का प्रभु होना। स्वयं का प्रभु होने का मतलब कि मैं अपना खुद का भगवान हूं, यानी जो मैं चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे कर सकता हूं। ठीक है, तुम संप्रभु हो, पूरी तरह से नहीं हो, अभी भी कुछ ना कुछ पेरेंट्स बोलते होंगे, है ना, हम संप्रभु हैं, कुछ हद तक है। ठीक है, हमारा देश संप्रभु है, पूरी तरह से है, क्योंकि कोई बाहर से अन्य देश हमारे देश को ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। अच्छा, ब्रिटेन के दौर में क्या हम संप्रभु थे, नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन हमें बताता था कि क्या करना है और कैसे करना है। तो संप्रभु होने का मतलब कि खुद के फैसले खुद लेना। तो हम ऐसे संबंध बनाते हैं जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा ना हो, यानी कोई देश हमारे पर चढ़कर हमारे ऊपर राज ना करने लग जाए। दूसरा, हम कोशिश करते हैं शांति के द्वारा सुरक्षा कायम करने की, कि हम सुरक्षित भी रहे और शांति भी बनी रहे, मतलब तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। ठीक है, बस। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है मेन। ठीक है, इसके बाद देखो, अब जो नेहरू ने विदेश नीति अपनाई उसके अंदर तीन बातें थी। जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका रही, क्योंकि शुरुआत में यही थे। तो पहला तो क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र को अपने से अलग नहीं होने देंगे, सभी क्षेत्र को साथ में लेकर चलेंगे। दूसरा, संप्रभुता, कि भारत अपने फैसले खुद ले सके। और दूसरा, तेज गति से विकास करना, क्योंकि विकास की हमें क्या थी, जरूरत थी। ठीक है, अगर तुम गौर से देखो तो ये वही तीन समस्याएं हैं। पहली कौन सी, अखंडता की। दूसरी कौन सी, खुद के फैसले खुद लेना यानी लोकतंत्र। और तीसरी कौन सी, विकास करना। तो ऐसे करके तुम इन तीनों को भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। क्वेश्चन यही आएगा कि भाई भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व बताओ, तो ऊपर वाले दो लिखने हैं। अगर बोलेगा कि जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रही, तो ये तीन लिखने हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो सभी को रियली वेरी गुड इवनिंग। सिमरन, बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी को, और क्लासेस जरूर ज्वाइन किया करो। शाम में 7 बजे और 8 बजे क्लास चलेगी ही चलेगी। ठीक है, अगर ग्रुप में अपडेट आई है तो। इसके बाद देखो, अब शुरुआत में हमने क्या क्या किया, तो देखो हमने पहले तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। देखो अभी मैं तुम्हारे को ना रिलेट करके बताता चलता हूं, तो तुम्हें कहानी समझ आने लगेगी। ठीक है, हमने कहा कि शांति से सुरक्षा कायम करो। अब अमेरिका और यूएसएसआर ऐसा कर रहे थे क्या, नहीं, वो तो आपस में लड़े भिड़े पड़े थे। ठीक है, कि या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम हमें मार दो। तो उस दौर में हमने क्या कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि तुम शांति से सुरक्षा कायम नहीं कर रहे, तुम आपस में लड़ने में लगे हुए हो। तो इसीलिए हमने अपनाया गुटनिरपेक्षता को। दूसरा, हमने किसे अपनाया, लोकतंत्र को, पढ़ा हमने सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तीसरा, हमने मानव अधिकारों का सम्मान किया, इसीलिए हमारे संविधान में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चौथा, विश्व शांति के लिए हमने सदैव प्रयास किया। विश्व शांति के लिए कैसे प्रयास किया, कि देखो जैसे अफ्रो एशियाई सम्मेलन था, तो हम अफ्रीका के देशों के साथ मेलजोल बढ़ाया ताकि सब शांति से रहे। गुटनिरपेक्षता के द्वारा हमने कोशिश की कि भाई विश्व के अंदर दोनों महाशक्तियां शांति से एक दूसरे से अपनी बातों को सुलझाए, ना कि क्या करें, युद्ध करें। सही बात है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, चल क्या रहा है ना। हाँ, बताता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति का मतलब कि कैसे भारत अपने आसपास के देशों के साथ संबंध बनाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी। पहली कौन सी, कि भाई शांति से सुरक्षा कायम करना, यानी तुम भी खुश रहो हमें भी रहने दो। ठीक है, और दूसरी चीज संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कि खुद के फैसले खुद लेना। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। संप्रभुता का मतलब खुद के फैसले खुद लेना, और दूसरा कौन सा बताया अभी, शांति से सुरक्षा। ये हो गए हमारी विदेश नीति के दो तत्व। उसके बाद विदेश नीति बनाता कौन है, तो वो बनाते हैं प्रधानमंत्री मुख्य रूप से। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारे मोदी जी जगह जगह घूम रहे थे, किस लिए, ताकि विदेशी संबंध अच्छे हो सके, सिंपल।
तो विदेश नीति बनाता कौन है? नेहरू जी। नेहरू जी या उस दौर में जो प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी। नेहरू जी ने 3 चीजों का ध्यान रखा। पहला क्या? क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, यानी सारे देश एक साथ रहे, हमारा पूरा देश एक साथ रहे। दूसरा उन्होंने क्या ध्यान रखा कि लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लोकतंत्र एक साथ रहे, यानी कि हम क्या बने? संप्रभु बने। लोकतंत्र का मतलब ही यही है ना कि मैं अपने फैसले खुद लेता हूं, तो यानी संप्रभुता का सम्मान। और तीसरा कौन सा? विकास करना। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर भारत ने क्या किया? तो भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे। हम महाशक्तियों के साथ शामिल नहीं हुए, युद्ध नहीं किया। दूसरा हमने क्या किया कि भाई लोकतंत्र का सम्मान किया, यानी वही संप्रभुता कि लोकतंत्र रहेगा तो लोग अपने क्या करेंगे? खुद फैसले लेंगे। तीसरा हमने क्या किया? मानव अधिकारों का सम्मान किया। मानव अधिकार में देखो स्वतंत्रता भी आती है, समानता भी आती है, तो वो सब अल्टीमेटली वही संप्रभुता ही हो गया कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं सबके समान हूं। और तीसरा कौन सा? विश्व शांति के लिए प्रयास किए, जैसा कि अभी तक हमने देखा है, चाहे वो गुटनिरपेक्षता हो। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव वही है ना, शांति से सुरक्षा। तो हमने उन्हें ये बोला कि भाई शीत युद्ध मत करो, गुटनिरपेक्षता में आओ, बातचीत कर लो, अपने मसले सुलझा लो, हम मना थोड़ी ना कर रहे। ठीक है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे? अलग से तीसरा गुट बनाकर गुटनिरपेक्ष बन जाएंगे। तुम्हें लड़ना है लड़ो, ठीक है, जो करना है करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस हम तुम्हारा इसके अंदर क्या नहीं करेंगे? समर्थन नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारी क्लास में लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसा सोच के देखो, अब अगर तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो रही है तो तुम उसकी तरफ से बोलोगे, ठीक है। अगर तुम उन दोनों को जानते ही नहीं हो तो तुम किसी तरफ से नहीं बोलोगे, और अगर तुम उन दोनों को ही जानते हो तो भी किसी की तरफ से नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इधर से बोलूंगा तो उधर से पिटूंगा, उधर से बोलूंगा तो इधर से पिटूंगा, क्योंकि दोनों ही दोस्त है। सही बात है। तो वही हमने किया कि भाई हम क्या रहे? गुट निरपेक्ष रहे, कि अगर हम अलग रहेंगे तो ये दोनों अपना अपना मसला खुद सुलझा लेंगे, हमें मैटर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो और हमने क्या किया, तो हमने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। इन वर्ड्स का मतलब ना तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी देश के ऊपर डायरेक्टली कब्जा कर लेना, और उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि पूरी तरह से कब्जा ना करना, बस उसके संसाधनों का क्या करना? दोहन करना, जैसा अंग्रेज हमारे साथ करते थे। ठीक है, तो इन दोनों का हमने शुरू से विरोध किया, क्योंकि ये हमने देखा था, हमारे पर बीती हुई थी, हमने फील किया था, इसीलिए हमने इसका क्या किया? शुरू से विरोध किया। हमने कहा कि ना तो साम्राज्यवाद चलेगा ना ही उपनिवेशवाद चलेगा, और जिस भी देश में ऐसा था हमने उनको आजाद कराने के लिए प्रयास किए, जैसे सिक्किम, ठीक है, गोवा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहां पर भारत ने क्या किया? प्रयास किया। तिब्बत के लिए भी हमने आवाज उठाई, ठीक है, कि दलाई लामा को शरण दी, पर पूरी तरीके से हम क्या नहीं कर पाए? समर्थन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए वो तुम भी जानते हो कि चीन चीन है, ठीक है, पाकिस्तान थोड़ी है। और विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा दिया। विश्व शांति के लिए हम यूएनओ में शामिल हुए, और मित्रता को बढ़ावा कैसे दिया? कि हमने अफ्रीका देशों के साथ अफ्रो एशियाई सम्मेलन किया। याद है कुछ ऐसा? अफ्रो एशियाई सम्मेलन पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। अफ्रो एशिया यानी अफ्रीका और एशिया के देशों का सम्मेलन, जो कि गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई थी ना, तो उसके अंदर जो तुम घाना पढ़ते हो, घाना अफ्रीका का है। ठीक है, 5 देश थे ना उसमें, यूगोस्लाविया हो गया, घाना हो गया, जिनके लोग थे वो 5। हाँ, ठीक है। इसके बाद देखो, तो यहां पर नीचे वही आ गया आपका अफ्रो एशियाई, कि भारत की आजादी के समय विश्व में कई अन्य देश भी आजाद हुए जो भारत की तरह ही क्या थे? गरीब थे और अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे थे। तो ऐसे में नेहरू ने अफ्रीका और एशिया के देशों की एकता को बढ़ाने के लिए क्या किया? अफ्रो एशियाई सम्मेलन किया। इसके अंतर्गत 1974 में नेहरू की नहीं 1947 में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजन किया। इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए। जो दक्षिण एशिया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद चल रहा था, उसका विरोध किया। बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी है। तीनों पता है? बताओ, तीनों पता ही है? देखो अफ्रो, मैं बताता हूँ ना, आजाद हुए हम, अब हमने देखा कि यार हम भी गरीब, तो कुछ और गरीबों को पकड़ लेते हैं, सभी गरीब मिलकर साथ में क्या करेंगे? विकास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने अफ्रीका में जो नए नए देश आजाद हुए थे उनके साथ मिल गए। तो उसके लिए नेहरू जी ने 1947 में क्या किया? अफ्रो एशियाई संबंध सम्मेलन का क्या किया? आयोजन किया, जिसमें अफ्रीका के देश भी आए और भारत तो था ही था, एशिया के देश भी थे। इसके अंतर्गत समय के साथ साथ हमने क्या किया? देखो इंडोनेशिया, उसकी आजादी के लिए हमने आवाज उठाई। उसी के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हो ना, रंग भेद जो चलता था वहां पर, हाँ, ठीक है, तो उसके लिए आवाज उठाई। नेल्सन मंडेला सुना होगा तुमने, हाँ। और बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। 1955 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन,
वहां से 3 नेता मिले थे, ये पहले चैप्टर में पढ़ाया मैंने तुम्हें। 5 लोगों ने गुटनिरपेक्षता को शुरू किया था, याद है? याद है कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, वामे नक्रुमा, इसके अलावा गमाल अब्दुल नासिर और वाह याद ही नहीं है तुम्हारे को, फटाफट से बताओ। बहुत पुराना नहीं है भाई, ये तो अभी अभी पेपर दिए हैं तुमने। देखो जवाहरलाल नेहरू, फिर सुकर्णो, वामे नक्रुमा और भारत की परमाणु नीति अभी हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। गमाल अब्दुल नासिर और बताओ 5वां। अभी तुम्हें बताओगे बेटा, टेंशन ना लो, याद करो, ठीक है। तो इनमें से 3 नेता मिले थे बांडोंग में पहली बार। कहा मिले थे? बांडोंग में। तो बांडोंग में इन्होंने क्या किया? बातचीत की। वहां से इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, शीत युद्ध चल रहा है, हम अपना कोई तीसरा रास्ता निकालते हैं, और उसके लिए यहां पर गुटनिरपेक्षता के विचार का उदय हुआ था। जैसे तुम हो, मान लो तुम अपने किसी दोस्त के घर पे मिले और तुमने प्लानिंग की कि यार गोवा चलते हैं, गोवा की प्लानिंग की, तो उसी दिन गोवा थोड़ी ना चले जाओगे, तुमने प्लानिंग की और फिर मान लो 3 महीने बाद तुम गोवा चले गए। सेम ऐसा यहां पर हुआ कि 1955 में इन तीनों ने मिलकर बातचीत की और 1961 में ये बेलग्रेड में मिले। कहाँ मिले? और यहां से शुरुआत हुई थी किसकी? गुटनिरपेक्षता की। किसकी? गुटनिरपेक्षता। अब तुमने प्लानिंग तो की थी कि 3 लोग गोवा जाएंगे, तुम्हारे साथ 2 और मिल गए, तो सेम इनके साथ ऐसा हुआ। 1955 में इन तीनों ने प्लानिंग की थी कि भाई गुटनिरपेक्षता की शुरुआत करते हैं, 2 और मिल गए, तो 1961 में 5 तो संस्थापक देश हो गए, यानी कि संस्थापक नेता, ठीक है। हाँ, वामे नक्रुमा, ठीक है। तो कितने? 5 तो संस्थापक हो गए, और उसके बाद 3 यानी 5 देश ये हो गए और बाकी के जो इनके साथ जुड़े। ये बात समझ आ गई? नहीं आई? देखो मैं बताता हूं क्या हुआ। गुटनिरपेक्षता की शुरुआत कैसे हुई थी? 1955 में पहले ये मिले बांडोंग में, इन्होंने बातचीत की, भाई एक काम करते हैं, जो दुनिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा भसड़ चल रही है, ठीक है। अमेरिका यूएसएसआर को मार रहा है, यूएसएसआर अमेरिका को मार रहा है, ठीक है। तो ऐसे में करे तो करे क्या, ठीक है। तो उस दौर में अमेरिका यूएसएसआर को मार रहा था, यूएसएसआर अमेरिका को। हर देश के पास 2 ऑप्शन थे, या तो तुम अमेरिका के साथ चले जाओ या चले जाओ यूएसएसआर के साथ। सही बात है, ठीक है। अब उस दौर में इन सब देशों ने सोचा कि यार अगर हम अमेरिका के साथ चले जाएंगे या यूएसएसआर के साथ, तो फिर समस्या तो वही रहेगी ना, फिर हम किसी के अंडर आ जाएंगे, करे तो करे क्या। तो वहां पर इन तीनों ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, और वहां पर इन्होंने सोचा किसके बारे में? गुटनिरपेक्षता के बारे में। किसके बारे में? गुटनिरपेक्षता। फिर इन्होंने बोला कि भाई सोच तो लिया है, अब कर भी लेते हैं। तो फिर ये 1961 में दोबारा मिले। कहाँ मिले? बेलग्रेड में। गोवा में नहीं, बेलग्रेड में। कहाँ मिले? बेलग्रेड। बेलग्रेड में मिलकर इनके साथ 2 लोग और आ गए, बोले यार तुम सही काम कर रहे हो, हमें भी ले लो। वो 2 लोग, और वहां से शुरुआत हुई किसकी? गुटनिरपेक्षता की, ठीक है। गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या थे, अगर ये तुम्हें जानना हो? बताता हूं। देखो, एक तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, एक वामे नक्रुमा हो गए, ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर, उसके अलावा सुकर्णो और जोसेफ ब्रांस टीटो। 5 लोग थे। जोसेफ ब्रांस टीटो। अभी पहला चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे ना, तब देखना, याद दिलाओ। तो गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या थे? यही थे ना कि दोनों महाशक्तियों से दूर रहो। तुम दूर रहोगे तो अपने काम कर सकोगे। तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो लड़ाई में घुस जाओ या फिर अपना होमवर्क ही कर लो इतने टाइम। सही बात है ना। तो इन देशों ने भी यही किया। उन्होंने क्या किया, तुम्हें लड़ना है लड़ते रहो, हम अपना विकास करेंगे, ठीक है। तुम्हें जो करना है वो करते रहो, ठीक है। हम क्या करेंगे? अपना विकास करेंगे, और अगर हम तुम्हारी लड़ाई में लग जाएंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ आ गई? इसके बाद देख, बिल्कुल। अब देखो, तो ये बात समझ आ गई, यहां से इतनी समझ आ गई कि भाई भारत की विदेश नीति क्या रही है। भारत की विदेश नीति में बेसिकली तुम्हें यही बताया है कि आखिर किस तरीके से भारत ने अपने आसपास के देशों और विश्व के लिए क्या क्या किया, ठीक है। बस अब ये समझ आ गया। तो हमने पढ़ा विदेश नीति का मतलब कि कोई देश अन्य देशों से कैसे संबंध रखता है। भारत की विदेश नीति का मतलब कि भारत ने आसपास के देशों से कैसे संबंध रखे। 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है, शांति से सुरक्षा और दूसरा संप्रभुता, ठीक है। फिर क्योंकि शुरुआत में नेहरू आए थे, तो नेहरू ने क्या क्या किया था? देखो, अखंडता, संप्रभुता और विकास,
ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि फिर भारत ने क्या किया। तो भारत ने क्या क्या किया कि भाई हमेशा लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई है, हमेशा ही गुटनिरपेक्षता की क्या की है, पैरवी की है। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। ठीक है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। और अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, तो तुम कहोगे हम बता रहे हैं ना। ठीक है, कैसे किया है, तो तुम बोलोगे कि भाई गुटनिरपेक्षता की स्थापना की, अफ्रो एशियाई सम्मेलन किया दोस्ती बढ़ाने के लिए, इंडोनेशिया की आजादी के लिए आवाज उठाई। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद हो रहा था उसके लिए आवाज उठाई। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर लिख दोगे। ये बात समझ आ गई। अब क्या करना है तुम्हें, अब हम एक एक देश उठाएंगे और देखेंगे कि भारत के साथ उस देश के संबंध कैसे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें विदेश नीति समझ आ गई कि भारत करना क्या चाहता है, तो अब हम देखेंगे कि उसने किया क्या है सभी देशों के साथ। यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक बार फटाफट से चैट सेशन में बताओ कि सब क्लियर है, और हम क्या करते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से बढ़ाओ, बहुत सारे देश हैं, आराम से करते चलेंगे। ठीक है, नहीं सारे के बारे में नहीं पढ़ना। तो देखो, अब यहां से एक एक करके सुनो, एक एक करके सभी देशों की कहानी सुनते चलो, तुम्हारे को मजा आता जाएगा और तुम्हारे को जानने को भी मिलेगा। करें, देखो तो कहानी की शुरुआत होती है कहां से, चीन से। चीन आजाद हुआ 1949 में। चीन की कहानी ना बड़ी अजीब सी है, तो वो कहानी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी बस ये याद रखो 1949 में हो गया आजाद। आजादी के बाद सबसे पहले सबसे अच्छे संबंध थे भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, ऐसे संबंध थे कि उस दौर में तुमने नारे भी सुने होंगे, क्या, हिंदी चीनी भाई भाई। सुने थे ऐसे नारे कभी? हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई। अरे ये चीनी वो खाने वाला चीनी नहीं है, चीन में रहने वाले लोग कौन, चीनी। तो हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, ऐसी इतनी याराना था। 1954 में नेहरू जी ने क्या किया, पंचशील समझौता किया। किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, पंचशील समझौते में 5 चीजें थी। पंचशील समझौता हुआ, 5 सिद्धांत थे। पहला तो एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, दोनों वर्ड समझ आ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा परस्पर अनाक्रमण, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है करने दो, अपना शांति से जियो और जीने दो। समान और परस्पर लाभकारी संबंध रखेंगे, यानी जो आपस में संबंध भी होंगे वो ऐसे होंगे जिससे दोनों को फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी शांति के साथ एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। ये 5 चीजें समझ आ गई। तो ये 5 चीजें चीन और भारत ने क्या किया, साइन किया। नेहरू जी को लगा चलो अब तो दिक्कत ही नहीं है कोई, सब ठीक हो ही गया, चीन से हमने एग्रीमेंट साइन कर ही लिया, सब कुछ बढ़िया से चलता रहेगा। पर क्या ऐसा होने वाला था? नहीं। तो यहां पर आने वाला था क्लाइमैक्स। ठीक है, और ये दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली थी। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद समझो। इसके बाद ऐसा हुआ, अब यहां से समझते रहना, तिब्बत की समस्या आई। तो तिब्बत भारत और चीन के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। अगर तुम ये हिस्सा देखो ना, ये वाला, ठीक है, तो ये तिब्बत का है, नेपाल से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये तिब्बत है। अब हुआ क्या कि पहले यहां पर तिब्बत जो था वो खुद को आजाद मानता था और चीन ने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की। ठीक है, पर 24 अप्रैल 1949 को क्या किया, चीन ने यह जताना शुरू किया कि तिब्बत उसके अंडर है। पर भारत ऐसा नहीं मानता था। ठीक है, भारत यही मानता था कि तिब्बत अलग देश है और चीन अलग देश है। 25 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने चीन का अधिकार उस पर स्वीकार कर लिया। भारत ने बोला कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा अंदर का मामला है, तुम्हें जो करना है करो, बस तिब्बत के लोगों के साथ कुछ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो पंचशील समझौता है और दूसरी तरफ तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि हम मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं। पढ़ा था ना अभी ऊपर। तो अगर तुम पंचशील समझौते की वजह से लोगों को वहां पर मरने दो तो मतलब भारत की गलती, और अगर तुम कुछ बोलो तो मतलब पंचशील का उल्लंघन। बात समझ आ गई? ठीक है, ये कहानी खराब हो गई। अब हुआ क्या कि चीन ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, स्वायत्तता यानी छूट देंगे। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को दी थी वैसे ही चीन ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, इसे थोड़ी सी छूट दे देंगे। पर तिब्बत में ऐसा हुआ नहीं। चीन के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए, तिब्बत के लोग विद्रोह करने लगे। और क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि चीन ने जो कहा था ना वो किया नहीं। अब विद्रोह हुआ और इस वजह से चीनी सेनाओं को क्या करना पड़ा, आना पड़ा और तिब्बत को
या तिब्बत के लोगों को दबाना पड़ा। ऐसे में चीन क्या करना चाहता था, पूरे तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था। तो वहां के जो धर्म गुरु हैं उन्हें कहते हैं दलाई लामा। क्या कहते हैं, दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा वहां से निकले 1959 में, पैदल चलते चलते, मतलब पैदल चलते चलते, सोचो नेपाल से होते हुए कहा है भारत आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर चीनी सेना पकड़ लेगी तो बस काम खत्म। भारत आए, अब भारत में आकर सरहद पर आकर उन्होंने क्या किया, शरण मांगी। क्या मांगी, किससे, भारत से। और भारत ने क्या किया, उन्हें शरण दी। कहां पर, कहां पर शरण दी, धर्मशाला में। अब धर्मशाला ये वो वाली नहीं है जहां पर शादियां होती हैं, धर्मशाला जगह का नाम है। ठीक है, जैसे दिल्ली है वैसे ही धर्मशाला जगह का नाम है। सुना होगा, धर्मशाला में स्टेडियम भी है क्रिकेट का। धर्मशाला जगह का नाम है, जैसे शिमला है और देहरादून है, धर्मशाला ये उधर ही की तरफ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में धर्मशाला। ठीक है, तो वहां पर शरण दी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहानी कहाँ खराब हो। कहानी ये खराब हुई कि चीन ने बोला कि भाई तुम हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, और जो कि पंचशील में लिखा ही हुआ था, क्योंकि भाई दलाई लामा तिब्बत के, तिब्बत चीन का, तो तुमने अगर दलाई लामा को शरण दी तो अल्टीमेटली तुम क्या कर रहे हो, उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। ठीक है, तो यानी इस तरीके से कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लगा कि भारत ने क्या किया, उसके पंचशील का उल्लंघन कर दिया। अब तुम्हें पंचशील का दूसरा पॉइंट याद आएगा कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तो इसी बात को मुद्दा बनाते हुए चीन ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। कब, 1959 में ये आए हैं, और 1962 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया चीन ने। ठीक है, किस वजह से किया, अब वो डायरेक्टली ऐसे तो बोलेगा नहीं कि भाई तुमने दलाई लामा को ले लिया इसीलिए हमने आक्रमण कर दिया। तो मुद्दा क्या था, मुद्दा था भारत और चीन का सीमा विवाद। तो दो क्षेत्र है, एक तो जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश का नेफा क्षेत्र। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना अच्छे से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नेफा और जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन। ठीक है, भारत ने दलाई लामा को शरण क्यों दी, ये भी तुम्हारे मन में आ सकता है। तो भारत ने दलाई लामा को शरण इसीलिए दी क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे ना क्या, मानव अधिकारों के सम्मान की, हम बात कर रहे थे ना लोकतंत्र की। तो तुम्हें लगता है कि तिब्बत में वो मानव अधिकारों का सम्मान या लोकतंत्र हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं भारत ने सोचा कि दलाई लामा को शरण देना जरूरी है, और ये उस तिब्बत के लोगों के लिए क्या होगी, एक अच्छी बात होगी कि उनको उनका धर्म गुरु क्या मिलेगा, क्योंकि चीन के पास अगर वो जाते तो काम खत्म ही था। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें क्या दी, शरण दी। अब देखो, इन दो चीजों को मुद्दा बनाकर चीन ने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। समस्या क्या थी, तो चीन ने भारत पर कहा कि भाई ये हिस्से हमारे क्षेत्र के, क्योंकि भारत ने बोला भाई ये मुद्दा ना हम ब्रिटिश काल के दौरान ही सुलझा चुके हैं, तो फिर इसमें बातचीत करने का कोई मुद्दा बनता नहीं है। पर ऐसा हुआ नहीं। 1957 से 59 के दौर में अक्साई चीन के कुछ क्षेत्रों पर चीन ने क्या किया, कब्जा कर लिया और वहां पर सड़क बनानी शुरू कर दी। अभी तक भारत शांत बैठा था कि क्या ही करना युद्ध वगैरह करके। दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, कई बार सेनाएं भी एक साथ आई, पर कभी भी युद्ध नहीं हुआ। और नेहरू को ऐसा लगता भी था कि युद्ध नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये सब देख रहे थे वो 1957 से, कब से देख रहे थे, 1957 से, कि भाई बात ऐसे बन नहीं रही है, वो देख रहे थे। पर उसके दौर के बाद भी कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि, नेहरू जी को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चीन क्या करेगा, भारत पर आक्रमण कर देगा। पर इस बार नेहरू जी क्या हुए, और 1962 में चीन आया फौज के साथ और घुस गया भारत में। कर लो जिसे क्या करना है। हम क्यों हारे, ये तुमसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। 1962 में हमला कर दिया, हारे क्यों, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। ठीक है, तुम अपना खा पी के सोने जा रहे हो, इतने में कोई चोर तुम्हारे घर में घुस जाए तो क्या करोगे। ठीक है, क्या करोगे, तुम तैयार ही नहीं थे। उठोगे भी, हाथ में आ गया तो शायद कुछ हो जाए, और नहीं आया तो भाग ही जाएगा। सेम वही कहानी है। ठीक है, कि भाई अगर तुम रोड पे जा रहे थे और पीछे से कोई ठोक के चला जाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आगे से आएगा तो उछल कूद के इधर उधर हो भी जाओगे। तो अल्टीमेटली तुम तैयार नहीं थे, इस वजह से उसने क्या किया, फायदा उठा लिया। तो इस वजह से भारत क्या हुआ, हार गया। ठीक है, अचानक हमले के कारण भारत को तैयारी का कोई मौका नहीं मिला और चीनी सेना भारत में काफी अंदर तक आ गई, और अंत में चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, यानी खुद ही बोला कि चलो युद्ध बुद्ध करते, खत्म। यूएनओ ने हस्तक्षेप किया था पर उसने क्या किया, युद्ध कर दिया, खत्म।
और भारत इस युद्ध में क्या हुआ, हार गया, क्योंकि चीन काफी अंदर तक घुस गया था, फिर वो खुद ही चला गया वापस। ठीक है, युद्ध के परिणाम क्या हुए, देखो पहला परिणाम तो यही हुआ कि भारत हार गया। विदेश नीति की आलोचना हुई जो कि होनी ही होनी थी। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगल में चीन बैठा है, 1957 से तुम देख भी रहे हो कि क्या हो रहा है, और फिर भी तुमने कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ ये मानकर कि वो जो पेज तुमने साइन किया था उसके आधार पर चीन कुछ नहीं करेगा, तो इसे फिर हम क्या कहेंगे, गलती कहेंगे, है ना भाई। इसके बाद देखो बड़े बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया, जो कि देना बनता था, क्योंकि तुम युद्ध हार गए थे, मजाक बात थोड़ी ना थी। एक देश के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि कोई युद्ध तुम हार गए। ठीक है, उसके बाद वीके कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया, ये उस दौर के रक्षा मंत्री थे, याद रखना। हाँ, वीके कृष्ण मेनन कौन थे, रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि वीके कृष्ण मेनन उस दौर में क्या थे, रक्षा मंत्री थे, और क्योंकि वो भारत की रक्षा नहीं कर पाए इसीलिए उन्होंने क्या किया, पद छोड़ दिया, यानी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र आया, यानी पहली बार बात उठी कि सरकार को हटा देना चाहिए। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया। अच्छा याद है तुम्हें, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ाई थी, सीपीआई। हाँ ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी याद है, पहले इलेक्शन में भी दूसरे इलेक्शन में भी, पहले तो कांग्रेस थी और उसके बाद कौन थी, सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसका बंटवारा हो गया, एक तो बनी सीपीआई और एक बनी सीपीआई एम। एम का मतलब हो गया मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्सवादी। ठीक है, तो जो चीन के समर्थन में थे वो बन गए मार्क्सवादी, और जो चीन को विरोध में थे वो बन गए सीपीआई। सही बात। इसके बाद देखो फिर ये हमारे चीन के साथ क्या हो गए, संबंध खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद की कहानी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहां तक याद रखो कि चीन के साथ ये समस्याएं थी। रूस के साथ देखो तो रूस के साथ तो हम हमेशा ही खुश खुश रहे हैं, संबंध अच्छे रहे हैं भारत के, शुरू से ही उसने भारत की मदद की है। ठीक है, चाहे वो उस दौर में जब यूएसएसआर था तब भी और अभी भी। दोनों देशों का क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का सपना है। अब तुम मुझे बताओगे कि बहुध्रुवीय विश्व होता क्या है। हाँ, तो बहुध्रुवीय विश्व एक ऐसा विश्व है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था, उधर ब्रिटेन भी शक्तिशाली था, फ्रांस भी शक्तिशाली था, इधर अमेरिका शक्तिशाली, जापान शक्तिशाली, यूएसएसआर। दो ध्रुवीय विश्व, जब दो देश शक्तिशाली हो, जैसा शीत युद्ध के दौर में हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ। और एक ध्रुवीय विश्व, जब एक ही देश शक्तिशाली हो, जैसा अभी कुछ समय पहले तक था अमेरिका, है ना। अभी कह सकते हो है, और ये भी कह सकते हो कि नहीं है, क्योंकि चीन भी शक्तिशाली है, रशिया कम है क्या, और भारत अब किसी से कम है क्या। ठीक है, जितनी उनकी जनसंख्या है उससे 4 गुना ज्यादा हमारी जनसंख्या है, यानी अगर तुम सब मिलकर भी एक एक को मारोगे तो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो दोनों देशों में ही लोकतंत्र, दोनों ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में रूस और भारत के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था, यानी 80 टॉपिक थे और उन पर दोनों ने समझौता किया था, कुछ भारत ने और कुछ रशिया ने। ठीक है, भारत रूस से क्या करता है, हथियार भी खरीदता है, तेल भी खरीदते हैं, और उसी के साथ साथ कई वैज्ञानिक योजनाओं में भी रशिया क्या है, हमारी मदद कर रहा है। और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा रशिया ने किसका साथ दिया है, भारत का। ठीक है, भारत का कैसे कि जब जब अमेरिका ने जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर मुद्दा उठाया कश्मीर का, तब तब रूस ने क्या किया, या यूएसएसआर ने क्या किया, वीटो कर दिया, कर लो बात। ठीक है, बात ही खत्म। ठीक है, इसके बाद देखो फिर बात आती है भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के संबंध शुरुआत में उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत का झुकाव थोड़ा सा किसकी तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। दूसरा, मैंने तुम्हें हरित क्रांति में यह भी बताया था कि उसने हमें खाद्यान्न देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से भारत और इसके संबंध अच्छे नहीं थे। पर जब से 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब से भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए हैं। जैसे अभी देखो तुम, तो सॉफ्टवेयर का निर्यात करते हैं हम बड़े स्तर पर, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंडिया में बनते हैं और कहां जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। यहां से तुम्हें एक वर्ड याद आएगा, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, ठीक है, यानी कि बाह्य स्रोतन। याद है ऐसा कुछ, बताओ। अभी हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी बेटा, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाया है ये 2 बार। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या बताया था, बताओ। आउटसोर्सिंग का मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं
वो अपना काम छोटे देशों में कराती हैं क्योंकि उससे कॉस्ट कम आती है। तो वही यानी जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने सॉफ्टवेयर कहाँ बनवाती हैं, इंडिया में, क्योंकि उससे क्या होती है, कॉस्ट कम आती है। आउटसोर्सिंग बाय स्रोतन, रट लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। बोइंग के 35% कर्मचारी भारतीय हैं। बोइंग क्या है, विमान कंपनी है, अमेरिका की एरोप्लेन की कंपनी है। उसके अंदर 35% कर्मचारी कौन है, भारत के काम करते हैं, ठीक है। ये वाली नहीं लिखा, ये वैली लिखा है। सिलिकॉन वैली जगह का नाम है। तो 3 लाख से ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। अब तुम बोलोगे सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली पहली बात तो जगह का नाम है। दूसरा, जितनी भी तुमने बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी है ना, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, सभी के जो मेन हेडक्वार्टर्स या एक एक हेडक्वार्टर कहां पर है, सिलिकॉन वैली में है ही है। हाँ ठीक है, मोस्टली के तो वही है। जैसे सत्या नडेला देख लो माइक्रोसॉफ्ट के, अच्छा गूगल के देख लो सुंदर पिचाई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। इससे पहले पराग अग्रवाल थे ट्विटर के, वो भी भारतीय थे, पर अब उन्हें चेंज कर दिया क्योंकि इलॉन मस्क आ गए, ठीक है। तो 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर, जहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां उन सबका हेडक्वार्टर है। तो काम तो उन्हीं कंपनियों में ही करते होंगे, ठीक है। तो ये सोचो कि अमेरिका की वो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर भारत का कितना बड़ा हाथ है। उसके बाद देखो अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का योगदान नीचे लिखा हुआ है, ये देखो गूगल में सुंदर पिचाई, ठीक है। अमेरिका तुम सब जानते ही हो कहां पर है। अच्छा ये भी अमेरिका है, ये भी अमेरिका, ये याद रखना। ये पहले रशिया का हिस्सा था, ये जो इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्योंकि ये धरती गोल है ना भाई, तो ये रशिया में इधर आता था, ठीक है। बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है। जैसे मैं हर बार बच्चों को यही बताता हूं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे भारत से अमेरिका जाना है तो मैं यहाँ पे भारत है और अमेरिका जाऊंगा तो ऐसे करके जाऊंगा, इतनी सिंपल सी बात है। पर ऐसा नहीं होता है। भारत से अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो तुम यहाँ से घूम के जाओगे और तुम यहाँ से निकल के आ जाओगे आराम से, इतना लंबा क्यों जाना है। बात समझ आई? धरती गोल है, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि भारत से अमेरिका बहुत ज्यादा दूर है, जबकि ऐसा नहीं है, वो घूम के वहीं पर ही आ जाता है, ठीक है। तो भारत से अमेरिका पास है, इतना भी दूर नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हें यहां पर जाना है या मान लो ब्राजील ही जाना है, ठीक है, तो इस दौर में तुम यहां से यहां नहीं जाओगे, तुम यहां से होते हुए यहां पर आ जाओगे, समझ गए? ठीक है, अगर रशिया जाना है तो सीधा ऊपर ही चले जाओ, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कनाडा जाना है तो तुम कनाडा यहां से होते हुए यहां पर आ जाओगे, ये ऊपर का ये कनाडा है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई। अब आता है भारत और इजराइल, ठीक है। इजराइल के बारे में तुम जानते ही हो, पढ़ा हुआ है हमने, किस में पढ़ा था? चौथे चैप्टर में पढ़ा है, पिछले बुक के, है ना, जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ रहे थे हम। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? फटाफट से बताओ। देखो, इजराइल और भारत के संबंधों की शुरुआत हुई है 1992 में। 2017 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे और साथ ही साथ कई मौकों पर भारत क्या है, इजराइल जो है वो भारत की मदद करता हुआ है। अच्छा, अभी जब कोरोना का दौर आया था तो उस दौर में हमने क्या किया था, बड़े स्तर पर इजराइल को मेडिसिन दी थी, ठीक है, ये याद रखना। उसके अलावा हाँ, रूस के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार कौन है? खरीदार यानी भारत जहां से खरीदता है, तो उसके लिए सप्लायर कौन है? इजराइल। तो पहले तो रशिया, उसके बाद इजराइल। कृषि क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग है और सिंचाई के तरीके और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल और भारत आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, जल संरक्षण के लिए इजराइल, पानी कैसे बचाया जाए, इजराइल देख लो यहां पर है छोटा सा, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में इजराइल मुख्य आयातक है। दोनों ही देशों के आर्थिक संबंध अच्छे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी बताया मैंने कि जब कोरोना वायरस चल रहा था तो भारत ने इजराइल को जरूरी दवाइयां क्या की थी, निर्यात की थी और सामान भी भेजा था, ठीक है। तो ये संबंध क्या करने हैं, तुम्हें याद रखने हैं। फिर आता है हमारा प्रिय पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए, ये याद रखना, और चारों युद्ध हम ही जीते हैं। चारों लिख लेना कब कब, पहला तो 1947 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, चौथा 1999 में। इसे देख लो कि कौन कौन सा है। 47 वाला जम्मू कश्मीर की वजह से, 1965 वाला जल की पानी की वजह से, 1971 वाला बांग्लादेश की वजह से, और ये कारगिल का युद्ध।
कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ गया था ये सोचकर कि भारत को हरा देगा। ठीक है, अभी जो तुमने वो मूवी देखी होगी ना शेरशाह, उसी पे ही तो बनी हुई है। ठीक है, कौन थे, विक्रम बत्रा, उन पे जो बनी हुई है। ठीक है, तो भाई समस्या क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को लेकर है, सीमा विवाद एक। ठीक है, पाकिस्तान जो आतंकवाद का समर्थन करता है उससे हमें समस्या है कि भाई वो खुद ना चैन से रह रहा है और ना हमें रहने दे रहा है। पाकिस्तान जो अलगाववाद को बढ़ावा देता है भारत में, कि जम्मू कश्मीर में जैसे क्या करता था, आंदोलनों को पोषित किया करता था, उन्हें पैसे दिया करता था, वरना उनके पास कहां से ही आएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और नदी जल बंटवारा, ठीक है, सिंधु नदी के जल को लेकर समस्या है। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये रहा पाकिस्तान, ना भी लगाते तो तुम्हें पता रहता है ना। ये लिखे हुए युद्ध, तो पहला युद्ध हुआ 1947 में कश्मीर की वजह से, दूसरा युद्ध हुआ नदी जल बंटवारे की वजह से। पाकिस्तान को लगा कि भाई चीन से तो हार गए, तो चलो हम भी हाथ साफ कर लेते हैं। तो 62 में हम हारे, 65 में ये भी आ गए। यहां पर एक चीज याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री थे, तो वो नारा याद रखना, कौन सा नारा, किसानों के लिए बोले थे। 1965 की बात है, याद रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने पहले तुम्हें बताया था कि भाई खाद्यान्न संकट था इसी दौर में जब हरित क्रांति आई थी, याद है। और दूसरा अभी मैंने तुम्हें बताया कि 1965 में युद्ध हो गया, तो उन्होंने नारा दिया था क्या, युद्ध के लिए जय जवान और खाद्यान्न के लिए जय किसान। तो इस तरीके से उन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, क्योंकि हमें जवानों की जरूरत थी युद्ध के लिए और किसानों की जरूरत थी खाद्यान्न के लिए। सिंपल, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारा कौन सा आता है। अच्छा, ये याद रखना कि 1965 के बाद हुआ था ताशकंद समझौता। 1966 में किसने किया था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, 1 साल बाद हुआ था। समझौते का मतलब कि भाई युद्ध खत्म हो जाता है ना, तो दोनों देश आपस में समझौता करते हैं कि चलो भाई हमने इस मुद्दे पे लड़ाई की थी, तो अंत में बातचीत से ही काम बनता है। तुम अपने, मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, अब तुमने उसे पीट दिया, उसने तुम्हें पीट दिया, या तो फिर तुम दोबारा उसे पीटोगे और वो तुम्हें पीटेगा, समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। समाधान कब होगा, जब तुम दोनों बैठोगे और सुलह करोगे, यानी समझौता करोगे। तो यही हुआ। तो 1966 में हुआ ताशकंद समझौता। ये वही समझौता है जिसपे लाल बहादुर शास्त्री गए थे और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 10 जनवरी 1965, 65 नहीं 1966। अभी आगे बताऊंगा ये सब, बस ये तुम क्या करना, याद रखना। ठीक है, बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो फिर अगला युद्ध हुआ 1971 का, बांग्लादेश। इस दौर में थी इंदिरा गांधी। और तुम्हें लग रहा है कि इंदिरा गांधी ऐसी महिला थी कि वो पाकिस्तान को आराम से छोड़ देती? नहीं। तो बस वही हुआ, पाकिस्तान हारा, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, कि तुम लेने चले थे कश्मीर और हमने बांग्लादेश भी अलग करा लिया। सिंपल। तो उनका पूर्वी पाकिस्तान में उनसे छीन कर क्या बना दिया, बांग्लादेश। इसके बाद हुआ था शिमला समझौता। तो 71 में युद्ध हुआ, 72 में हुआ शिमला समझौता, याद रखना। इसके बाद देखो 1999 में हुआ कारगिल का युद्ध। ठीक है, कारगिल के युद्ध के दौर में थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि वाजपेयी जी ऐसे थे कि हम हार जाते? बिल्कुल नहीं हारते। और इसी से 1 साल पहले 1998 में हमने परमाणु हथियार भी बना लिए थे, याद है? 1974 और 1998। तो 98 में हथियार भी थे, अगर ज्यादा चूचपड़ होती। ठीक है, खैर, तो ये युद्ध भी हम जीत गए। इसके बाद हुआ था लाहौर समझौता। तो ये 3 समझौते क्या करना, याद रखना। ठीक है, हाँ, ताशकंद और शिमला। हाँ, ठीक है। ताशकंद जो है वो तुम्हारा कहाँ था, उज्बेकिस्तान में, और उस दौर में कहाँ था, यूएसएसआर में। ठीक है, शिमला तुम्हें पता ही है कहाँ है, और लाहौर तुम्हें पता है पाकिस्तान में। ठीक है, ये कहानी हो जाती है तुम्हारी यहाँ तक, पाकिस्तान तक। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि विदेश नीति कहते किसे, भारत की विदेश नीति क्या है, उसके मुख्य तत्व क्या है, संप्रभुता और शांति से सुरक्षा। नेहरू की विदेश नीति में क्या था, अखंडता, उसके बाद संप्रभुता और विकास। ठीक है, भारत ने क्या क्या किया, तो गुटनिरपेक्षता की स्थापना की, लोकतंत्र का सम्मान किया, मानव अधिकारों का सम्मान किया, और वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। फिर हमने पढ़ा एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या था।
तो अफ्रो एशियाई सम्मेलन में अफ्रीका और एशिया के देशों को साथ में बुलाया, ठीक है, सभी को बिठाकर बातचीत की। बांडुंग सम्मेलन याद रखना 1955 का, जिसमें 3 नेता ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की बात की। और 1961 में हुआ बेलग्रेड सम्मेलन, जिसमें क्या हुआ, गुटनिरपेक्षता की शुरुआत हुई। फिर हमने पढ़ा भारत और चीन के बारे में, 2 याद रखनी है, एक तो तिब्बत की समस्या, दलाई लामा भारत आ गए 1959 में, और दूसरा कौन सा, सीमा विवाद। सीमा विवाद में एक तो अरुणाचल प्रदेश का नेपा क्षेत्र और कश्मीर का अक्साई चीन क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भी याद रखना कब हुआ था, 1954 में। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, भारत और इजराइल के बारे में, ठीक है, इजराइल की पूरी कहानी याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा भारत और पाकिस्तान के बारे में, कुछ मिस तो नहीं किया ना, हो गया सारा, ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया है। अब बाकी के देशों से हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा पूरा कौन सा, चौथा चैप्टर आधा, ठीक है, और आधा कब हो जाएगा, कल, ठीक है। समझ आ गया सब कुछ, ठीक है। तो मिलेंगे भाई आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ, मजा आ गया होगा। और जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं सभी याद रखें कि सीयूईटी वाले चैनल पर रात को 9 बजे पॉलिटिकल साइंस के क्विज चलते हैं। तो आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है या नहीं करनी है इसका तो मैटर ही नहीं है, हाँ आपको क्विज करने हैं ये जरूरी बात है। तो वहां पर जाओ, 9 बजे ज्वाइन करो, ठीक है, 9 से 9:30 लमसम चलते, ठीक है। तो ज्वाइन करो क्लासेस को और मजा आएगा सेशन के अंदर। फटाफट फटाफट क्या करना है, ज्वाइन करना है। 9 बजे ग्रुप के अंदर अपडेट मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है वो सब पता चल जाएगा। तो 9 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। आई होप कि सबको सब कुछ क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। फटाफट से बताओ, सारे नोट्स आज मिल जाएंगे, बस कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे। अगर आज टीम नहीं भी करेगी तो मैं खुद बैठ के कर दूंगा, पर नोट्स मिल जाएंगे, कल बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मजा आया होगा आई होप क्लास के अंदर। फटाफट से बताओ, इस सेशन को हम यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे 9 बजे सीयूईटी के चैनल पर, जिसमें हम करेंगे लाइव क्विज। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।